हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग सूत्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन वर्सेस रिसेशन वर्सेस डिप्रेशन। ये चारों ही टर्म्स जो हैं इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और मोस्टली हमको कंफ्यूजन होता है इन टर्म्स में। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये कंफ्यूजन आपका दूर किया जाए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई होप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिसेशन और डिप्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर। तो अगर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आके बात करें कि इन्फ्लेशन वर्सेस रिसेशन क्या होता है, तो हमने कोशिश करी है ये एक टेबल बनाने की जिसमें हमने पॉइंट वाइज कंपेयर किया है। और आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा हो इन्फ्लेशन के ऊपर, उसमें मैंने डिटेल में इन्फ्लेशन के बारे में बताया था कि इन्फ्लेशन होता है क्या है, कॉजेस क्या होते हैं इन्फ्लेशन के और कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। तो उसको जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा तो जैसे कि हमको थ्योरेटिकल टर्म्स में अगर हम बात करें क्या डेफिनेशन होती है इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमको पता है कि इन्फ्लेशन होता है जब भी हमारे जो दाम है, कीमत है किसी प्राइस ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की, वो बढ़ जाती है। और ये प्राइस जनरली हम कैसे कंपेयर करते हैं कि हमारे दाम बढ़े हैं कि नहीं, तो यूजुअली गवर्नमेंट या आरबीआई जो इन्फ्लेशन को मेजर करती है, उसका फिनोमेना ये होता है यूजुअली कि हमारे पास बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं, सर्टेन गुड्स, और उनका प्राइस आज की डेट में हमने कैलकुलेट करा, लेट से 1,000 रुपए है। तो आज से 5 साल के बाद, मतलब नाउ, अगर 2017 में इसका दाम 1,000 था, तो आज की डेट में 2022 में सेम अमाउंट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइस बढ़ गया होगा, मतलब 2500 हो गया होगा। मतलब हमारी जो परचेजिंग पावर है वो घट गई है और प्राइसेस बढ़ गए। तो इन्फ्लेशन हमारा बेसिकली अफेक्ट करता है परचेजिंग पावर को। जो चीजें हम कम दाम में आज से 1 से 2 साल पहले खरीद पा रहे थे, आज की डेट में हम उतने ही रुपए में कम चीजें खरीद पा रहे हैं क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। रिसेशन इज, आप बोल सकते हैं रिसेशन इज द after effect of inflation, or you can also say that it is a extreme form of inflation. So इसमें होता बेसिकली क्या है कि रिसेशन एक तरीके का फेज है जिसमें बिजनेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक स्लो डाउन्स हमारे पूरे कंट्री की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होने लगती है, रिड्यूस करने लगती है, जिसकी वजह से इंटायर इकोनॉमी में फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, अब अगर बात करें कि भाई कॉजेस क्या होते हैं इन्फ्लेशन के, तो इन्फ्लेशन अगर आप जाने तो बहुत सारे कॉमन कॉजेस हैं, लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन का लगातार एक रफ्तार में बढ़ना, होर्डिंग जो कि काला बाजारी होती है, ओके, इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग, ठीक है, indirect taxes and international debt. So these are the very important, or you can say very common causes which usually affects inflation, which usually trigger inflation. रिसेशन की बात करें तो रिसेशन होने के बहुत सारे रीजन, जैसे ट्रेड वॉर्स, ओके, फिस्कल ऑस्टेरिटी, इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होना, ठीक है, एसेट प्राइस का गिर जाना और शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। और ये एक ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंज्यूमर बिहेवियर का शिफ्ट हो जाना। जैसे आज की डेट में लोगों का जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स बहुत ज्यादा पसंद करते थे लोग, जैसे कि मोबाइल फोन्स, उसमें अब धीरे धीरे स्टैग्नेशन आ रहा है और लोगों का जो जितना सेल था मोबाइल फोन्स का, वो अब उतना सेल नहीं हो रहा है, स्टैग्नेशन आ चुका है। सिमिलरली अगर कंज्यूमर के बिहेवियर फॉर मल्टीपल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स
और सर्विसेज चेंज होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो दिस विल ऑल्सो ट्रिगर रिसेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करा जाता है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जब मैंने बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करी, तो बेसिकली इट इज अ मेथड टू मेजर द एक्चुअल इन्फ्लेशन वैल्यू। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बेसिकली हम एक्चुअल इन्फ्लेशन की वैल्यू को मेजर करते हैं, वेयर एज होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम होलसेल इन्फ्लेशन की वैल्यू मेजर करते हैं। मेनली इट इज अ टाइप ऑफ वेरी अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन ओवरऑल इन द इकोनॉमी। रिसेशन को मेजर करने के लिए बेसिकली एक ही तरीका है। अगर जीडीपी कांस्टेंट रेट से, काफी हायर रेट से गिरता है किसी भी नेशन का, तो हम वहां पर बोलेंगे कि वो रिसेशन आ चुका है उस कंट्री में। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हैं इवन इन यूएस एंड यूके रिसेशन आ चुका है और जीडीपी तेजी से डाउन हो रहा है इन कंट्रीज का। ठीक है, अब बात करी जाए कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या इफेक्ट होता है। तो जैसा मैंने बोला, जैसे ही इन्फ्लेशन आएगा, प्राइसेस जो है गुड्स और सर्विसेज के वो इंक्रीज होने लगेंगे, और जिसकी वजह से परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस होने लगेगा। जो चीजें हम कम दाम पे पहले खरीदते थे, या 1000 रुपए में मान लीजिए हम 10 चीजें खरीद लेते थे, ठीक है, सब्जी में, और आज की डेट में हम 1000 रुपए में वही सिर्फ 5 चीजें खरीद पाते हैं। तो दिस इज इन्फ्लेशन एक्चुअली, बिकॉज इंडिविजुअल प्रोडक्ट का और इंडिविजुअल एंटिटी का प्रोडक्ट्स का दाम तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से आज की डेट में हम उसी सेम प्राइस में उतनी चीजें नहीं खरीद पाते, बल्कि आधी आधी से कम चीजें खरीद पाते हैं। और रिसेशन का होने के बाद क्या होता है, मल्टीपल बिजनेसेस शट डाउन हो जाते हैं, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत ही तेजी से अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली में जीडीपी डाउन होती है। और जैसे ही बिजनेस शट डाउन होंगे तो आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, कि जॉब्स लॉसेस होंगी, जो कि आज की डेट में आप देख रहे हैं यूएस की कंपनीज जो हैं, स्पेसिफिकली लाइक आपने देखा होगा फेसबुक और ट्विटर एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल्स, दे आर ऑल्सो फायरिंग पीपल। ओके, एंड बहुत और भी कंपनीज हैं, जैसे ओरेकल और बहुत सी ए रेटेड कंपनीज हैं यूएस की, जो कि ह्यूज अमाउंट में जॉब लॉसेस हो रहे हैं वहां पे। तो दिस इज द साइन ऑफ रिसेशन एक्चुअली। और तो जैसे मैंने बोला, जिसकी वजह से बिजनेस शटडाउन होगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, और ड्यू टू दिस इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाएगा पूरी कंट्री में, पूरी इकोनॉमी में। ओके, so these are the some basic things which we have to know about the recession and inflation। अब हम बात करें कि इन्फ्लेशन को मेजर और इन्फ्लेशन क्या है हमारे यूजुअल भाषा में, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे देखें कि इन्फ्लेशन है। तो देखिए, आज से 5 साल पहले, मान लीजिए 2017 में, हम बहुत सारी चीजें खरीदते थे, घी, आटा, ठीक है, थोड़ी सब्जियां, आलू, ये सब चीजें, और इनकी कॉस्ट उस समय पे 1000 रुपए थी। ठीक है, आज से 5 साल के बाद, मतलब तब से 5 साल के बाद, आज की डेट में सेम प्रोडक्ट्स की और सेम चीजों की जो हमने खरीदे थे 5 साल पहले 1000 रुपए में, उनकी कॉस्ट अब बढ़ के हो चुकी है 2500 रुपए। ठीक है, इसका मतलब हमारे प्राइसेस तो बढ़े हैं, लेकिन हमारी जो परचेजिंग पावर थी वो गिर गई है। ठीक है, जो चीज हम 1000 रुपए में 10 चीजें खरीद लेते थे, आज की डेट में हम 1000 रुपए में वही 5 या 6 चीजें खरीद पाते हैं।
और अगर हम ऐसे बात करें जो 1000 रुपए में हम 10 चीजें खरीद पाते थे, अभी वही सेम 10 चीजें हमारी 2500 रुपए की हो गई हैं। ओके, सो दिस इज द ट्रू इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि हमारी कॉमन जनता को फेस करना पड़ता है। और आज की डेट में आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इवन इंडिया में भी इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा है। अब हम बात करते हैं रिसेशन की डिटेल में। तो अगर आपने ये बिजनेस साइकिल पढ़ी होगी, इससे पहले कभी देखी होगी, तो बेसिकली इसमें फेजेस होते हैं। ठीक है, पहला फेज होता है एक्सपेंशन का, जब एक्सपेंशन और ग्रोथ का। ठीक है, और इट इज अ साइकिल बिकॉज इसमें एक फेज के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, एंड दिस फेजेस विल कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। तो अगर हम पहले बोलें कि भाई पहला फेज क्या था, तो पहला हमारा ग्रोथ और एक्सपेंशन का फेज होता है, जिसमें कि चीजें स्टार्ट, प्राइसेस और एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग इम्प्रूवमेंट। ओके, इम्प्रूवमेंट होता है, बिजनेस बढ़ता है धीरे धीरे। ठीक है, और इकोनॉमी में एक तरीके से बूम और पीक आता है। ठीक है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है एक टाइम, हर समय एक ही जैसी स्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि बिजनेस चेंज हो रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे लोगों का शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर हो रहा है। सो ड्यू टू दीज थिंग्स रिसेशन कम्स। ओके, सो पीक के बाद हमारा रिसेशन आता है, और रिसेशन आने का मेन कारण होता है इन्फ्लेशन। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पीक जब हमारा आ जाता है, उसके बाद ही हमारा इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है, एंड दिस इन्फ्लेशन व्हेन इट रीचेस टू एक्सट्रीम लेवल, देन इट रिजल्ट्स इनटू रिसेशन। अब और इसको अगर हम स्टॉक मार्केट की भाषा में बोलें, तो ये जो डाउनफॉल है वो बेसिकली बियर होता है, बियर मार्केट इसे बोलते हैं। और जब हमारी चीजें एक्सपैंड हो रही होती हैं, ग्रोथ हो रही होती हैं, तो उसे हम बुल बोलते हैं, बुल मार्केट। इसीलिए जब चीजें जब बढ़ रही होती हैं, ग्रोथ हो रही होती है, तो उसको बुल मार्केट हम बोलते हैं कि भाई आपके खरीदे हुए शेयर आप बेच सकते हो, ज्यादा दाम में बिक जाएंगे। लेकिन बियर मार्केट में हम बोलते हैं भैया जो दामी शेयर हैं, बहुत ही कॉस्टली शेयर्स हैं, अब उनकी वैल्यू डाउन हो रही है। ये तो दिस इज द फेज टू परचेज, बेसिकली परचेज, एंड दिस इज द फेज टू सेल। ओके, सो ये बेसिकली एक बिजनेस साइकिल है, जो कि मेरा स्टॉक मार्केट साइकिल से भी रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन का फेज, तो ये बेसिकली एक सर्टेन लेवल है। आप ये देख रहे होंगे एक बीच में लाइन है। ओके, जब रिसेशन आता है, तो जो यूजुअल इकोनॉमी है वो इस बेस लेवल से नीचे गिर जाती है, और जो ट्रफ है ये एकदम नेगेटिव ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। तो जब नेगेटिव से अगेन थिंग्स गेटिंग स्टार्टेड टू इम्प्रूव, तो ये हमारा फेज होता है रिकवरी का फेज। ओके, और ये रिकवरी का फेज when it starts reaching out, और जब ये इस बेस लेवल ऑफ इकोनॉमी को मतलब पार कर जाता है, तब इसको हम एक्सपेंशन फेज बोलते हैं और ग्रोथ फेज बोलते हैं। एंड द थिंग्स स्टार्ट continue like before, like again expansion, then there will be a recession, peak, everything will come in the form of cycle. सो रिसेशन, जैसे मैंने बोला, इट इज एन इकोनॉमिक डाउन टर्न, जो कि टिपिकली जो डाउन टर्न होता है वो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर हो, और जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ डाउन हो रही हो, डिक्लाइन हो रही हो, तो हम उसको बोलते हैं रिसेशन। ओके, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स का मतलब हो गया, आप मान के चलिए अराउंड 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स तक आपका इकोनॉमिक डाउनटर्न है इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी गोस डाउन एंड recessions, sorry, inflation started to increase, then we can say that now the period comes for recession. Okay, so अब बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो रिसेशन को बढ़ोतरी देते हैं, रिसेशंस को ट्रिगर करते हैं बेसिकली। तो पहला है डिक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। ओके, जो कंज्यूमर है, पब्लिक है, इवन बिजनेस है, वो कम स्पेंड करना शुरू करती है और चीजों को बचाना ज्यादा शुरू करती है, सेविंग पे ध्यान देती है, स्पेंडिंग पे कम ध्यान देती है। इसीलिए जो हमारी मार्केट इकोनॉमी होती है वो कहती है भाई
कंज्यूमर जब तक स्पेंड कर रहा है ना, तब तक ही आपकी मार्केट बूम आता है और एक फ्लरिशिंग स्टेज होती है। जिस दिन कंज्यूमर ने स्पेंड करना कम कर दिया, मतलब इट इज अ डाउन टर्न और अ डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द इकोनॉमी। सेकेंड आता है इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट बढ़ जाती है बिकॉज जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और बिजनेस को बहुत ही ट्रबल होगा अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने में, बिकॉज हर चीज की कॉस्ट बढ़ चुकी है। और एक बार अगर कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी तो कंज्यूमर भी उसको कम खरीदेगा, और कम खरीदेगा मतलब बिजनेस सफर करेंगे, बिजनेस क्लोज होने लग जाएंगे। ठीक है, ये बिजनेस क्या करेगा फिर, एम्प्लॉयज को निकालने लगेगा धीरे धीरे, और एक्सट्रीम फेज में बिजनेस, कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी बंद होने लग जाएंगे। इवन बड़े बिजनेसेस, कंपनीज पे भी इसका ह्यूज इफेक्ट पड़ेगा, उन लोगों को भी अपना कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा। थर्ड जो फैक्टर होता है वो है रिड्यूस्ड लेंडिंग। अगर बैंकों ने बेसिकली लोन देना बंद कर देती है जब बैंक, ओके, ड्यू टू इन दिस फेज, रिसेशन के फेज में बैंक भी लोन देना बंद कर देती है। अब बैंक लोन देना बंद कर देगी तो बिजनेसेस कैसे स्टार्ट होंगे और बिजनेसेस कैसे कंटिन्यू रहेंगे इकोनॉमी में, तो जिसकी वजह से बेसिकली और बिजनेसेस में जो शटडाउन है, वो बिजनेस शटडाउन को और बढ़ोतरी देता है ये चीज। एंड दैट इज ऑब्वियस, स्टॉक मार्केट तो डिक्लाइन करेगा ही करेगा। जब बिजनेस बंद होंगे तो उनका रेवेन्यू घटेगा, प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो उनके स्टॉक मार्केट की जो उनके शेयर प्राइसेस हैं उनकी भी वैल्यू डिक्लाइन होगी। एंड दिस ऑल कंट्रीब्यूट्स टू रिसेशन फेस। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन और रिसेशन में क्या डिफरेंस है। तो इन्फ्लेशन कैन कंटिन्यू फॉर सर्टेन मंथ्स, बट रिसेशन कैन कंटिन्यू फॉर 2 consecutive quarters, मे बी 6 months। अब बात करते हैं कि डिफ्लेशन क्या है। तो डिफ्लेशन जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है इन्फ्लेशन का। इसका मतलब यहां पे प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फॉल होंगे। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि सस्ता मंदी, और हम बोल सकते हैं कि प्राइसेस गिर रहे हैं तो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। नहीं, बिकॉज इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीज होने लग जाएगी। मतलब अब हमको जो चीजें 1000 रुपए में मिलती थी आज से 5 साल पहले, अब हमको 1000 रुपए में ज्यादा चीजें मिलेंगी। ओके, ठीक है, इट मीन्स दैट मोर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। अभी तक आपको ये लग रहा है कि भाई तो इसमें बुरा क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है। ये सिचुएशन कब आती है, बेसिकली ये सिचुएशन नेचुरली आती है इकोनॉमी में जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर जाता है, सॉरी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है इकोनॉमी में। ओके, मनी का सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा मनी नहीं है, तो जो मनी है उसी में चीजें हमको मिलने लग जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। इस पे इफेक्ट पड़ेगा बिजनेसेस पे। ठीक है, तो बिजनेस क्या करेंगे यहाँ पे, एक्यूमुलेट लेस वेल्थ, ओके, एंड दस स्पेंडिंग रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। ओके, बिजनेस क्या करेगा, जो अपना वेल्थ है उसको लेस एक्यूमुलेट करेगा, और जिसकी वजह से स्पेंडिंग जो है रिड्यूस हो जाएगी, और जिसकी वजह से फर्दर अगर स्पेंडिंग रिड्यूस हो गई तो हमारा डिमांड भी फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हमारी डिमांड एंड सप्लाई की चेन इफेक्ट होती है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि दिस विल ऑल्सो अफेक्ट आवर इकोनॉमी। ओके, नाउ अब with the decrease in demand होगा क्या, बेसिकली corporate tends to lower the prices of goods and services to increase the demand। ठीक है, अब यहाँ पे बिजनेस क्या करेगा, क्योंकि डिमांड डाउन हो रही है तो वो प्राइसेस जो है गुड्स के और सर्विसेज के डाउन करना शुरू करती है, जिसकी वजह से डिफ्लेशन आता है टू बेसिकली इंक्रीज द डिमांड। ठीक है, आज की डेट में अगर मेरे पास मोबाइल बिकना बंद हो गए, स्मार्टफोन, तो कंपनी ने अगर
वैल्यू मतलब प्राइस बहुत ही कम कर दिया। मान के चलिए आईफोन का प्राइस हो गया 10,000 रुपए, तो क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लोग खरीदने लग जाएंगे। बट 10,000 करने पे बिजनेसेस का तो लॉस होगा। अगर बिजनेस का लॉस होगा तो इकोनॉमी का ओवरऑल लॉस होगा, इकोनॉमी डाउनफॉल होगी। ओके, सो दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू इकोनॉमिक डाउनटर्न। इसीलिए डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन है। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि तीन चीजों में, जो तीन तरह के चीजें हैं, उनमें क्या रिलेशन है। तो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस प्राइस राइज। ओके, इन्फ्लेशन से हमारा ट्रिगर होता है रिसेशन, और अगर हमारा रिसेशन बहुत दिन तक चल गया तो वो ट्रिगर करता है डिप्रेशन को। एंड दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीम फेज, downfall phase in any economy. Okay, because depression usually span for years, not for only months. Okay, that is the main feature. And the second thing is कि depression usually क्या होता है कि results करता है higher rates of unemployment and sharper decline in GDP. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जीडीपी का लेवल जो डाउन होने का है उसका भी लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम यूजुअली बोलते हैं डिप्रेशन इज यूजुअली सीवियर एनफ टू हैव ग्लोबल इम्पैक्ट्स। रिसेशन क्या है आज की डेट में, अगर आप देखिए तो रिसेशन यूजुअली हमारे जो यूरोप की कंट्री हैं और यूएस की कंट्री मोस्टली वो इम्पैक्ट हुए हैं रिसेशन की वजह से। बट उसका इफेक्ट अभी उतना एशिया में और इंडियन इकोनॉमी पे नहीं आया है रिसेशन का। ओके, जॉब लॉसेस जितने यूएस में और यूरोप में हो रहे हैं उतने इंडिया में नहीं हो रहे, बिकॉज its effect is only lying within the US and Europe region. So that's why it is known as recession. But अगर इसका impact let's say आज के 3 से 4 साल 5 साल के बाद इंडिया में भी आता है और एशियन कंट्रीज में भी आता है और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट होता है, और इसका पीरियड ऑफ जो रिसेशन है वो यूजुअली 5 से 10 साल तक अगर एक्सीड करता है तो ये डिप्रेशन का फॉर्म हो जाता है। तो इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो बेसिकली अगर ऑब्वियसली अगर रिसेशन जो है हमारा बहुत दिन तक, बहुत सालों तक रहेगा, मतलब मोर देन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारी जीडीपी को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। ओके, जिसकी वजह से बहुत ही नुकसान होगा किसी भी इकोनॉमी का, कंट्री का। अब हम बात करें कि भाई क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं रिसेशन और डिप्रेशन में, तो हम हिस्ट्री में चले जाते हैं अपनी, और हमें याद है कि ग्रेट रिसेशन कब आया था, 2 साल के लिए आया था, 2007 से 2009 में, सभी को पता होगा। बट डिप्रेशन आया था हमारा 1929 से और इट लास्टेड फॉर 1939। सो आप समझ पा रहे हैं कि ये ओवर अ डिकेड तक रहा था। इसका इफेक्ट 10 इयर्स एंड मोर। ओके, और इसका इफेक्ट आप देख सकते हो 2 साल तक। ग्रेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 साल तक था। यूजुअली रिसेशन इन मंथ्स होता है और अप टू 1 ईयर होता है, बट इफ इट एक्सीड्स मोर देन 1 ईयर तो इसको यूजुअली हम नाम देते हैं ग्रेट रिसेशन। ओके, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिसेशन के पीरियड में, इस पीरियड में 10.6% था, बट इस समय डिप्रेशन में इट was 24.9%. Now you can imagine what is the level of unemployment rate in depression. जीडीपी यहां पर 4.3% डाउन थी। ओके, बट यहां पे अगर आप देखिए तो जीडीपी 30% ड्रॉप कर गई थी। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कितना सीवियर इफेक्ट रहा है डिप्रेशन का, और दैट्स व्हाई डिप्रेशन इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनी इकोनॉमी। ओके, एंड यूजुअली इट स्पैन्स अक्रॉस द economies over the world, so it is more dangerous. Depression is more dangerous than recession. So अब I hope आपको समझ में आया होगा
कि रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन और रिसेशन में डिफरेंस क्या है, कैसे ये तीनों आपस में बेसिकली कनेक्टेड हैं, इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड डिप्रेशन। ओके, कैसे ये आपस में कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं इनके बीच में रिलेशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी और आपको अब ये क्लैरिटी हो गई होगी कि इन तीनों में और चारों कंसेप्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं और कब किसका इफेक्ट कितना सीवियर होता है और क्या इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है और क्या इकोनॉमी के लिए खराब होता है। तो thanks guys for watching our video and stay connected for more such informative videos. Have a good day.